बच्चों, पिछले कुछ दिनों से हम भारत की समकालीन समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने ये जाना कि सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं। हमने सामाजिक समस्या का ये सर्वकालिक रूप जाना कि विश्व का ऐसा कोई समाज नहीं है जहां सामाजिक समस्या नहीं है, परंतु अगर सामाजिक समस्या हैं तो उनके निवारणों के साधन भी हैं। हमने ये भी चर्चा की थी कि आने वाले समय में हम भारत में जो कुछ भी सामाजिक समस्याएं ऐसी हैं जिन्होंने भारत के सामाजिक विकास को और भारत की उत्तरोत्तर विकसित होने वाली गति को बाधित किया है, उन सारी सामाजिक समस्याओं के बारे में हम जानेंगे। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कल की कक्षा में हमने जाना था कि निर्धनता क्या है। हमने निर्धनता के सिद्धांतों को भी जाना था और जितना मैं याद कर पाती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आपको भी याद होगा कि निर्धनता का जो मुख्य सिद्धांत है वो इस बिंदु पे टिका हुआ है कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक तो निर्धनता के लिए उत्तरदायी है और दूसरा व्यक्तिवादी सिद्धांत। व्यक्तिवादी सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति स्वयं अगर कार्य नहीं करना चाहे तो भी वो निर्धन होता है। वहीं माल्थस का जो सिद्धांत है वो कहता है कि मांग और आपूर्ति में जब अंतर होगा तो निर्धनता बढ़ेगी। आज हम ये सब तो हम जान चुके हैं और विश्वास करती हूँ कि आपको जो कुछ आपने विगत कक्षाओं में पढ़ा वो याद होगा। और जैसा कि मैं निरंतर आपसे कहती आ रही हूँ और विश्वास करती हूँ कि आज नहीं तो कल आप इस बात को जानेंगे। आप सभी के भीतर अभी तक तो बहुत दुख है कि आप लोगों के भीतर ये चेतना जागृत नहीं हुई है कि हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। मैं अगर अपने बारे में कहूँ, विश्वास जानिए, मैं इतना अथक प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों तक बहुत कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों तक उपलब्ध कराई जा सके, जिससे आप कक्षाओं में सह शरीर उपलब्धता आपकी नहीं है, सह शरीर आप नहीं आ पा रहे हैं, परंतु आपके पास आपके लिए जो आवश्यक आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो ज्ञान है, जो जानकारी है, वो आप तक उपलब्ध हो। यही कारण है कि आपको वीडियो के माध्यम से जहाँ मौखिक तौर पर समझाने का चेष्टा की जा रही है, वहीं पर आपके साथ आपको जो उपलब्ध माध्यम दिया गया है उसमें लगातार मेरे द्वारा पीडीएफ नोट्स भी शेयर किए जा रहे हैं। जितना मैं जिस दिन जो पढ़ाती हूँ सारे पीडीएफ नोट्स आपको शेयर करती हूँ। बावजूद इसके मेरे लिए ये बेहद दुख का विषय है और सच जानिए तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्यों आप लोगों के भीतर ये चेतना जागृत नहीं है। क्यों आप ठीक अपनी परीक्षा से 10 दिन 15 दिन पहले या 20 दिन पहले जागृत होते हैं कि आपको पढ़ना है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आप लोगों को ये समझा नहीं पा रही हूँ कि विद्या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निरंतर आपको अपना समय, आपको अपनी ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है, तभी वो जाके आपके भविष्य को उज्जवल बना पाती है। खैर, ये मेरी पीड़ा है, आपकी नहीं। और जिस दिन मेरी पीड़ा आपकी पीड़ा बन जाएगी, विश्वास जानिए आप भारत के कुछ उच्च पदों पर अवश्य आसीन हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे निर्धनता के स्वरूप की, कि निर्धनता के कौन कौन से स्वरूप हैं। और यहाँ हम बात करते हैं पहला स्वरूप, प्राथमिक निर्धनता। प्राथमिक निर्धनता का तात्पर्य लोगों की आय का इतना कम होना है कि वो जीवन यापन करने के लिए अपरिहार्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर सकते। अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छे अंक लाने के लिए अगर आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यकीन वो आपके परीक्षकों को ये इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि आपका जो अध्ययन है वो पासबुक से बहुत ऊपर है। और अगर परीक्षक को ये विश्वास हो जाए कि आपने पुस्तकों में अपने ज्ञान को खगोलने की चेष्टा की है तो यकीन जानिए एक अच्छा प्रभाव अच्छे अंकों को लाने का मार्ग प्रशस्त करता ही करता है। तो अपरिहार्य एक ऐसा शब्द है, अपरिहार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनअवॉइडेबल, कि जिसको बिल्कुल अवॉइड नहीं किया जा सके, जिसकी बिल्कुल अवहेलना ना की जा सके। तो प्राथमिक निर्धनता का तात्पर्य लोगों
की आय का इतना कम होना है कि वे जीवन यापन करने के लिए अपरिहार्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर सकते। इस प्रकार की निर्धनता में जीवन यापन करने वाले लोगों को गरीबी रेखा के नीचे का जीवन व्यतीत करने वालों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। गरीबी रेखा भौतिक वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, ये समझ गए आप कि एक स्थिति, प्राथमिक निर्धनता की स्थिति कौन सी स्थिति है कि जब व्यक्तियों की आय इतनी कम है, इतना धन भी वो अर्जित नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएँ, तो वो प्राथमिक निर्धनता है। अब बात आती है द्वितीयक निर्धनता की। द्वितीयक निर्धनता कौन सी निर्धनता है? इस प्रकार की निर्धनता में मानव शरीर का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपरिहार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त आय तो होती है। ये हमने सिद्धांतों में भी पढ़ा कि व्यक्ति के पास आय है, परंतु वो उस आय को इतने अतार्किक और अविवेकपूर्ण से खर्च करता है, व्यय करता है कि बाद में उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है और वो निर्धन हो जाता है। तो ये द्वितीयक प्रकार की निर्धनता है कि द्वितीयक निर्धनता में मानव शरीर का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपरिहार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त आय तो होती है, परंतु इस आय को अतार्किक एवं अविवेकपूर्ण तरीके से अपव्यय करने के कारण निर्धनता बनी रहती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के स्थान पर अपनी आय को जुआ, मदपान, धूम्रपान इत्यादि में खर्च कर देना द्वितीयक निर्धनता का एक बहुत बड़ा कारण है। द्वितीयक निर्धनता के अंतर्गत आय की सीमा निश्चित नहीं होती तथा इसीलिए व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद शेष आय को उपयोगी एवं अनुपयोगी दोनों तरीकों से व्यय कर सकता है। ठीक है, तो हमने अभी तक जाना निर्धनता के स्वरूप में प्राथमिक निर्धनता और द्वितीयक निर्धनता। अब हम बात करते हैं दीर्घकालिक निर्धनता की। किसकी बात करते हैं हम? दीर्घकालीन निर्धनता की। दीर्घकालिक निर्धनता क्या कहती है कि इस श्रेणी के अंतर्गत उस निर्धनता को सम्मिलित किया जाता है जो कई पीढ़ियों से चली आ रही होती है। अर्थात पिता निर्धन थे, दादा निर्धन थे, इसे कई पीढ़ियों से चले आना कहते हैं ना। इस प्रकार की निर्धनता में जीवन यापन करने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं और आदतों में इस प्रकार का अनुकूलन कर लेते हैं जिससे उन्हें समाज द्वारा हे मतलब क्या है, छोटी दृष्टि से, छोटी दृष्टि मतलब अच्छी दृष्टि से नहीं देखना, हे दृष्टि से देखे जाने वाले कार्यों को करने में भी शर्म महसूस नहीं होती। उदाहरण के लिए क्या हुआ? भीख मांगना। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्राथमिक निर्धनता, द्वितीयक निर्धनता। प्राथमिक निर्धनता क्या स्थिति है? जब व्यक्ति के पास इतनी आय नहीं है कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले। द्वितीयक निर्धनता क्या है? आय तो है परंतु उसका अपव्यय करने पर निर्धनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दीर्घकालिक निर्धनता क्या है? जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धनता चली आ रही हो। तो ऐसी निर्धनता की स्थिति क्या होती है? जब व्यक्ति अपने आप को उसके अनुकूल, उस जीवन के अनुकूल इतना समायोजित कर लेता है कि वह हे कार्य को करने से भी हिचकता नहीं है, और जिसका मैंने उदाहरण दिया भीख मांगना। अब हम बात करते हैं एक और प्रकार स्वरूप अल्पकालिक निर्धनता। अल्पकालिक निर्धनता क्या है? इस प्रकार की निर्धनता का सामना उन कारणों से होता है जिस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता। उदाहरण के लिए बीमारी पर अत्यधिक खर्च हो जाना, बेरोजगारी, व्यापार में मंदी, व्यवसाय में दीवारा निकल जाना। अब जैसे भारत का जब विभाजन हुआ था उस समय जो शरणार्थियों की स्थिति हुई थी वो आंशिक निर्धनता थी। फिर शरणार्थियों ने अपने जीवन को अपने देश, इस देश में आने के बाद श्रम के अनुकूल किया और आज वो यहाँ के धनाढ्य लोगों में से हैं। तो इस प्रकार की निर्धनता में परिवर्तन संभव है। नए व्यवसाय के मिल जाने पर, राजनीतिक आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर अल्पकालीन निर्धनता की
की समाप्ति हो जाती है। मैं फिर दोहराती हूँ, अल्पकालिक निर्धनता क्या है? जो स्थायी नहीं है, किसी विशेष कारण के कारण वो निर्धनता हुई है। मान लीजिए एकाएक व्यवसाय में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आप निर्धन हो गए, लेकिन आपका मनोबल बहुत सुदृढ़ है, आपके भीतर बहुत सकारात्मकता है, आपने स्वयं को वापस से समेटा और पुनः आपने अपना व्यापार स्थापित किया और उत्तरोत्तर आप विकास की गति की ओर बढ़ते गए और उस अल्पकालीन निर्धनता से आप बाहर आ गए। तो अभी तक हमने निर्धनता के कौन कौन से स्वरूपों को पढ़ा। मैं ये बार बार इसलिए दोहराती हूँ कि मुझे याद है जब मैं खुद बाल्यकाल में थी और जब मैं शिक्षा ग्रहण कर रही थी, स्कूली शिक्षा, फिर महाविद्यालय में शिक्षा, मेरे जो अध्यापक या अध्यापिका, मेरे गुरु पुनः पुनः दोहराते थे, तो मेरे मन मस्तिष्क में इस कदर वो अंकित हो जाता था कि मुझे फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास, उसको समझने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं करने पड़ते थे। और मैं उन्हीं के दिए हुए जो शिक्षा है उसको आपके ऊपर दोहराती हूँ कि मैं पुनः पुनः उस बात को इससे दोहराती हूँ कि मेरे साथ साथ आप कहीं ना कहीं इसको सिर्फ समझें ही नहीं, उसको कंठस्थ भी कर लें। तो जब निर्धनता के स्वरूप की बात हो रही है तो हमने पहले बात की प्राथमिक निर्धनता की। प्राथमिक निर्धनता वो है, बहुत टिप्स पे याद कीजिए, प्राथमिक निर्धनता वो है जहाँ आय है ही नहीं तो स्वभावतः व्यक्ति निर्धन होता ही होता है। द्वितीयक निर्धनता वो होती है जहाँ आय तो है, कमाई तो है, लेकिन व्यक्ति व्यय इस प्रकार से करता है कि जिसे अपव्यय कहते हैं, वह नहीं, इसे अपव्यय कहना ज़्यादा उचित होगा। तो अपव्यय इस प्रकार से करता है कि वो निर्धन हो जाता है। उसके बाद आती है दीर्घकालिक निर्धनता। दीर्घकालिक निर्धनता क्या कहती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। वहाँ व्यक्ति अपने आप को पीढ़ी दर पीढ़ी इतना अनुकूल कर लेता है कि उस जीवन से उसे ना तो अपने आत्मसम्मान को ठेस उसके लगती और ना ही वो उससे बुरा लगता, और वो उसके अपने आप को इतना अनुकूल कर लेता है कि वो बेझिझक उसे उस जीवन का वो इतना आदी हो जाता है कि हे समझे जाने वाले, जैसे भीख मांगना हे व्यवसाय है, हे पेशा है, उसको वो बेझिझक अपनाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अल्पकालिक निर्धनता की। अल्पकालिक निर्धनता जैसे कि नाम से स्पष्ट है, टेम्परेरी है कि किसी आपदा के कारण, किसी विपदा के कारण व्यवसाय में नुकसान हो गया, अचानक से कोई आपदा आ गई, भूकंप आ गया, आपका पूरा जो फैक्ट्री थी, कल कारखाने थे, वो ध्वस्त हो गए, ऐसा कोई भी कारण हो सकता है। या अचानक बीमारी पे इतना खर्च हुआ कि आपकी रखी हुई धन संपत्ति समस्त नष्ट हो गई। ये सारी परिस्थितियाँ वो हैं जो अल्पकालिक है। अगर आप में साहस, दृढ़ता है, धैर्य है और सकारात्मकता है जीवन के प्रति, तो इस अल्पकालिक निर्धनता से व्यक्ति कुछ समय पश्चात ही बाहर निकल कर आ जाता है। अब हम बात करते हैं निरपेक्ष निर्धनता की। क्या है निरपेक्ष निर्धनता? निरपेक्ष निर्धनता वह दशा है जिसमें किसी व्यक्ति के पास जीवन यापन करने के लिए मूलभूत आवश्यक वस्तुओं जैसे मकान, भोजन, चिकित्सा सुविधा का पूर्ण अभाव रहता है। निरपेक्ष निर्धनता का सामान्य जीवन यापन करने के लिए अपरिहार्य आधारभूत आवश्यकताओं के रूप में परिभाषित किया है। देखिए, ये तो हमने पहले भी पढ़ा कि जो निरपेक्ष निर्धनता है उसका एक अंश प्राथमिक निर्धनता से मिलता है कि आपके पास ऐसी स्थिति है कि आप अपने जीवन यापन करने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा अंश थोड़ा सा अलग है। दूसरा अंश क्या कहता है कि जो हम इसको आधारभूत आवश्यकताओं से जोड़ते हैं, लेकिन इसको हम दूसरे राष्ट्र के साथ जब तुलना करते हैं कि अमेरिका में निर्धनता को पूर्णता की पद्धति के द्वारा नापा जाता है। इसके अंतर्गत गरीबी का माप वार्षिक आय स्तर होता है। तो निर्धारित वार्षिक आय से जिन लोगों की आय कम होती है उन्हें निर्धन की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सापेक्ष निर्धनता की। तो सापेक्ष निर्धनता की अवधारणा किन्हीं दो समयों, दो स्थानों एवं भिन्न भिन्न व्यक्तियों की तुलनात्मक दशा का मूल्यांकन करती है। सापेक्ष निर्धनता का माप समाज की निम्नतम श्रेणी के लोगों की स्थिति के आधार पर किया जाता है। जैसे नेपाल में जिस दशा को गरीबी कहा जाएगा, वही स्थिति भारत में गरीबी नहीं कहलाएगी,
किसी देश के जीवन स्तर में वृद्धि के साथ साथ निर्धनता का मानदंड भी परिवर्तित होता रहता है। तो बच्चों, आज हमने जाना कि सापेक्ष निर्धनता क्या है, जहां दो स्थानों एवं भिन्न भिन्न व्यक्तियों की तुलनात्मक दशा का मूल्यांकन करते हैं। भारत में जो निर्धनता मानी जाती है वो अमेरिका में निर्धनता मानी जाती है, नहीं मानी जाती, ये तुलनात्मक अध्ययन का विषय है। या नेपाल में जो जिस दशा को गरीबी कहते हैं वो क्या भारत में भी गरीबी कहलाएगी? ये ऐसे प्रश्न हैं जिसे सापेक्ष निर्धनता कहा जाता है। तो सापेक्ष निर्धनता, निरपेक्ष निर्धनता, अल्पकालिक निर्धनता, फिर उससे पूर्व दीर्घकालिक निर्धनता, द्वितीयक निर्धनता, प्राथमिक निर्धनता, ये सारे निर्धनता के वो स्वरूप हैं जिनको जानना समझना हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तो बच्चों, हमने पढ़ा निर्धनता क्या है, निर्धनता की परिभाषा क्या है, निर्धनता के सिद्धांत कौन से हैं, निर्धनता के कारण कौन से हैं, यहाँ तक कि हमने ये पढ़ा कि निर्धन लोगों की कौन सी सामाजिक समस्या। ओफो, हमने इतना सारा पढ़ा, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे इस बात का, मैं पुनः दोहराती, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप में से एक भी, लगभग आप 40-50 विद्यार्थी, एक भी विद्यार्थी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यहाँ तक कि मैंने व्यू कोड पे जाके देखा, आप में से लगभग शायद किसी ने व्हाट्सएप नहीं देखा है, ना ही किसी ने वीडियो देखा है। ईश्वर जाने क्यों, मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करती रहूँगी और इस सोच के साथ कि अंतोतगत्वा शायद आप लोग अब 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद किसी दिन तो देखेंगे, किसी दिन तो ये समझेंगे कि आपके लिए ये विषय कितना महत्वपूर्ण है। और खैर, तो हमने निर्धनता को जाना, निर्धनता के अर्थ को जाना, निर्धनता के कारण को जाना, निर्धनता की परिभाषा को जाना, निर्धनता के माप को जाना, ठीक है। उसके बाद हमने ये जाना कि निर्धन व्यक्तियों की कौन सी समस्याएं हैं, हमने निर्धनता के सिद्धांत को जाना, और आज हमने निर्धनता के स्वरूप को जाना। इतनी सारी चीज़ों को हमने पढ़ा, सुना, समझा। अब मनन करना तो आपके ऊपर निर्भर करता है। खैर, देखते हैं आगे आप कौन सा कदम रखते हैं अपनी शिक्षा की ओर, अपने पाठ्यक्रम की ओर। और मैं तो अपना दायित्व पूर्ण करते ही जाऊंगी। और कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि क्या पढ़ेंगे हम, निर्धनता से जुड़ा ही हुई कुछ पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है, कल हम पढ़ेंगे कि निर्धनता को दूर करने के लिए सरकारी स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए गए। हम पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे और स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न सरकारों ने कौन कौन से ऐसे साधन रास्ते अपनाए जिससे भारत से निर्धनता ख़त्म हो सके, और किस रूप में निर्धनता से आज भी लड़ाई जारी है। ये सब हम पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आने वाले समय में आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अपने पाठ्यक्रम पर ध्यान देंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। धन्यवाद।